मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। देखिए, आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 लेकर आए हैं कैटरिंग एंड फूड सर्विसेज मैनेजमेंट में। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे खान पान व्यवस्था के विभिन्न स्तर और मानक कौन से हैं, भोजन सेवा प्रणालियों की कौन कौन से प्रकार हैं, तीसरा खाद्य सेवा प्रबंधन की कौन कौन सी निपुणताएं होती हैं। तो देखिए, हम पहले पढ़ेंगे व्यावसायिक क्षेत्र द्वारा की जाने वाली खान पान व्यवस्था में पाई जाने वाली विभिन्नता और उसके क्या कारण हैं। तो यहाँ पे 3 तरह की विभिन्नता देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होटल्स होते हैं, दूसरा कम खर्चीली वाले होते हैं और तीसरा छोटे रेस्टोरेंट्स हम पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले हैं आपके 5 और 7 सितारा होटल। ये दूसरा है आपका 3 और 4 स्टार होटल्स और ये तीसरा है ढाबा आपका। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये 7 और 5 स्टार होटल्स हैं जो रमणीय और राजसी होते हैं और इनमें जो सेवा होती है वो बहुत ही त्रुटि रहित होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर नहीं है। यहाँ भोजन ही अच्छी क्वालिटी का मिलता है और भोजन प्रबंधन के पास यानी कि जो मैनेजर है उसके पास सभी कौशल और उपकरण के संसाधन होते हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं, अच्छी कोटि का अच्छे यहाँ पे ट्रेंड व्यक्ति मिल जाएंगे और ये सेवाएं उपलब्ध कराना, उनका रखरखाव बहुत ही महंगा होता है। थोड़ा सा ये प्रतिष्ठान कम कीमत पर नहीं मिल पाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कीमत पर मिलते हैं, तो थोड़ा सा यही इनमें हानि है बस। ये देखिए, दूसरे है कम खर्चीले प्रतिष्ठान है, ये 3 और 4 7 होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट आदि इसमें आते हैं। इनका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा सा होता है, खुशहाल माहौल होता है। यहाँ पे भोजन और सेवा उच्च स्तर वाली होती है, खर्च और कीमतें इनकी बहुत अच्छे स्तर पर हमें मिल जाती है, यानी कि ज़्यादा खर्चीले नहीं होते। मिडिल इनकम ग्रुप इनको अफोर्ड कर सकते हैं और इन होटल्स के पास थोड़ा सा कम ट्रेंड वर्कर मिल जाते हैं, बस ये है थोड़ा सा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, छोटे रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पर परिवेश पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, कम से कम उपकरणों का प्रयोग करते हैं, खाना अपेक्षाकृत सस्ता होता है और व्यंजन सूची में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी ना हो, जैसे दाल चावल रोटी ये सब यहाँ पर मिल जाते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे भोजन सेवा प्रणालियों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम भोजन सेवा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। भोजन सेवा तैयार पदार्थों को बनाने, पहुँचाने और परोसने का काम भी व्यापार है। इसमें भोजन सेवा का उद्देश्य क्या है? स्वच्छता के स्वीकृत मानकों के साथ तैयार किया गया स्वादिष्ट भोजन को तय किए गए मूल्य पर कलात्मक रूप से प्रस्तुत या सप्लाई करना ही हमारी क्या है, फूड सर्विसेज सिस्टम होती है। तो देखिए, हम इसमें 4 टाइप्स की प्रणालियाँ पढ़ेंगे, 4 टाइप के सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है आपका परंपरागत भोजन प्रणाली, दूसरा है कॉमर्शियल भोजन सेवा प्रणाली, तीसरा है तैयार भोजन सेवा संबंधी प्रणाली और चौथा है हमारा असेंबली सेवा प्रणाली। देखिए, ये हमारी परंपरागत भोजन प्रणाली है जिसमें कि जहाँ पर ये तैयार किया जा रहा है वहीं पर परोसा भी जाता है। थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारी परंपरागत भोजन प्रणाली। भोजन उसी परिसर के रसोई में तैयार किया जाता है जहाँ परोसा जाना है, ओके। और भोजन तैयार करने के बाद भोजन को गर्म या ठंडा करके रख दिया जाता है और जितनी जल्दी संभव हो उसे हम परोस देते हैं गेस्ट के सामने। भोज्य पदार्थों को सीधे निकटवर्ती क्षेत्रों में भी हम सप्लाई कर सकते हैं, जैसे स्कूल में कैफेटेरिया है या रेस्टोरेंट है या फिर हॉस्टल्स हैं बच्चों के। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स में मरीजों को भी सप्लाई कर सकते हैं और इसमें भोजन कक्षों में परोसने के लिए वितरित कर दिया जाता है ये। और इसमें मौसम के अनुसार उपलब्ध सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जो भी मौसम फल हैं या वेजिटेबल्स हैं उनका यूज करते हैं, लेकिन इसमें व्यंजन सूची बनाने में बहुत लचीलापन होता है। मीन्स अगर जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐड करना है या कुछ रिमूव करना है वो हम कर सकते हैं अगर हमारे पास मटेरियल है। इसके अतिरिक्त भोजन को पहुंचाने की लागत भी बहुत ही कम रहती है, यानी कि ज़्यादा खर्चा भी नहीं है इसमें। दूसरा है हमारा कॉमर्शियल भोजन रसद विभाग सेवा प्रणाली। इसमें क्या होता है, भोजन एक केंद्र पर तैयार हो जाएगा, सेंटर एक रहेगा, लेकिन बाद में वो जब तैयार हो जाता है उसको दूसरी जगह हम वितरित कर देते हैं, यानी कि जो भी उसकी ब्रांचेज हैं या जो भी उसके आउटलेट्स हैं वहां पर उसको सप्लाई कर देते हैं। जैसे हल्दीराम है या बीकानेर है, मीन्स बनता ये एक केंद्र पर है, लेकिन अगर आप किसी भी ब्रांच पर इसकी चले जाओ, किसी भी आउटलेट पर चले जाओ तो सब जगह क्वालिटी एक ही होगी, क्योंकि भोजन उत्पादन केंद्र और परोसने वाले क्षेत्र में अलग अलग सुविधा वाले स्थान होते हैं, तो वहां पर हम इसको कर देते हैं। अतः भोजन वितरक के लिए ये सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि भोजन विभिन्न स्थानों पर सप्लाई हो गया है कि नहीं। इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे कि कॉफी डे है या बरिस्ता है इत्यादि दुकान इसकी श्रृंखला में आती है। यहाँ पर जो मूल खाद्य पदार्थ है जैसे आइसक्रीम है, दूध है, कुकीज है इत्यादि एक केंद्रीय रसोई में सप्लाई कर दिए जाते हैं। जब कोई ग्राहक मिल्क शेक का ऑर्डर देता है तो उसको उसी टाइम में कोई भी फ्लेवर डाल दिया जाता है, ऊपर से टॉपिंग्स वगैरह हमें करनी है, इस तरह से करके हम उस कस्टमर को दे देते हैं।
तो इस तरह से क्या होता है, इससे पैसा बचता है और खाद्य पदार्थ बनाने के लिए अलग उपकरण और व्यक्ति की भी हमें ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, लागत भी इसमें कम लगती है। तो इस तरह से इसमें ये लाभ भी है। नेक्स्ट चलेंगे हम। देखिए ये हमारी कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम है। देखिए ये हमारा रेडी प्रिपेयर्ड फूड सर्विस सिस्टम है। देखिए ये हमारा तैयार भोजन संबंधी सेवा प्रणाली दिखाई गई है। खाद्य पदार्थों को परोसने के समय से बहुत पहले ही बनाकर तैयार कर लिया जाता है। जब तक वे उपयोग में नहीं आते हैं उन्हें क्या डीप फ्रोस्ट पर हम रख देते हैं। इसमें बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार के बहुत सारे खाद्य पदार्थ हमें मिल भी जाते हैं पहले से ही फ्रीज किए हुए। इनको डीप फ्रीजिंग किया जाता है। हिम जैसे कि पराठे हैं, समोसे हैं, कटलेट हैं, फ्रेंच फ्रीजर्स हैं, फ्राइज इत्यादि। ये मैक्सको और गोदरेज ऐसे उद्योगों को चलाते हैं जिन्होंने ऐसे उत्पाद विकसित किए हैं। वे इसका विपणन भी कर रहे हैं, इसको सप्लाई भी कर रहे हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि खाद्य पदार्थों में हिमीकरण फ्रीजर्स के लिए विशिष्ट उपकरणों की हमें जरूरत होती है। और कभी कभी ये होता है कि भाई अलग अलग टाइप के फूड्स हैं तो उन्हें हम अलग अलग फ्रीजर्स में रखते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ये खर्चीली है और इन्हें संभालने की प्रक्रिया में भी बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत होती है ताकि इन्हें खराब होने से बचाया जा सके। देखिए फोर्थ है हमारा असेंबली सर्विस सिस्टम मीन संयोजक असेंबली सेवा प्रणाली। इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए संयोजक सेवा प्रणाली यह पूर्ण रूप से तैयार खाद्य पदार्थ विनिर्माता से खरीद लिए जाते हैं। मीन्स बनाता कोई और है, बेचता कोई और है और परोसे जाने वाले स्थान पर वहां पर इसे सप्लाई कर दिया जाता है। इसमें फिर बाद में जो जहाँ पे सप्लाई किया जाता है वहाँ पे सीजनिंग है, पिघलाना है, गलाना है या पुनः गर्म करना है, ये सारी क्रियाएं वहाँ पर की जाती हैं। इन कार्यों में परोसने के स्थान पर कम से कम 5 क्रिया करने की आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ पर लागत कम आती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए आप, गोलगप्पे हैं या पानी पूरी है। इसमें पानी पूरी ये जो गोलगप्पे हैं ये पहले से ले लिए जाते हैं, जैसे 300 है या 500 खरीद लिए, या फिर जैसे कि अगर हम टिक्की वगैरह बना रहे हैं तो वो हमने पहले से ही ले लिया। उसके बाद उसको हम किसी भी तरह से अपना गार्निशिंग वगैरह करके दे सकते हैं जो भी हमें बनाना है। विनिर्माण प्रक्रिया वितरण प्रक्रिया परोसने से बिल्कुल अलग रखी जाती है। इसकी सीमाओं में यह है, यानी कि इसकी हानि यह है कि तैयार की जाने वाली वस्तुओं की संख्या बहुत अधिक नहीं होती है तो कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे बेटा भोजन प्रबंधन की कौन कौन सी निपुणताएं हैं। मीन्स प्रतिष्ठान और खाद्य सेवा पद्धति का प्रकार कुछ भी हो, कुल मिलाकर लक्ष्य यह देखना है हमें कि सप्लाई किया हुआ भोजन अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर मेन ड्यूटी होती है वो खाद्य सेवा प्रबंधन की होती है। तो उसकी निपुणताएं हम देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा व्यंजन सूची नियोजन खाद्य सेवा प्रबंधक। भोजन प्रबंधक में निम्नलिखित कौन कौन सी जो निपुणताएं हैं, तो सबसे पहले तो यही आता है व्यंजन सूची नियोजन खाद्य चयन, यानी कि खाद्य का चयन अच्छे से करें। बनाने और परोसने तथा आवश्यक उपकरणों का उसे ज्ञान होना चाहिए कि जो हम बना रहे हैं उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, कैसे हमें परोसना है। दूसरा, उसको संगठनात्मक और प्रबंधन कौशल भी होना चाहिए। उसके लिए उसे पता होना चाहिए कि भाई हमें किस तरह के व्यक्ति चाहिए, कौन से ट्रेंड पर्सन इस काम को कर सकते हैं। और सफल कर्मिक निर्देशन, यानी कि उसको डायरेक्शन देना भी अच्छे से आना चाहिए कि उसको कैसे डायरेक्ट करना है, काम कैसे लेना है। फिर थर्ड है सुनिश्चित कर लें कि सफाई और स्वच्छता भी अच्छे से होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर सफाई और स्वच्छता होनी चाहिए, तभी ग्राहक आ पाते हैं, यहाँ पर अच्छा लगता है, अच्छा उन्हें फील होता है, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, स्वच्छता होती है। और नेक्स्ट है हमारा लागत नियंत्रण की समुचित प्रणाली। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा लागत नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा खर्चा ना हो, जितना हमारा बजट है उससे ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, ये भी ध्यान रखेंगे। और लास्ट में है हमारा इकाई के भौतिक स्वरूप के लिए स्थान की बुद्धिमत्ता से प्रयोग। मीन्स जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं उसका जो जगह है वो हम अच्छे से उचित रूप से यूज करें कि ताकि प्रॉपर कस्टमर बैठ जाए और खाना भी प्रॉपर बन जाए और लगे कि हाँ और भी स्थान है जहाँ पर और भी कस्टमर बैठ सकते हैं, तभी नेक्स्ट कस्टमर आएगा वहाँ पर। और नेक्स्ट क्या, वो सुनिश्चित करें कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उचित कार्रवाई और विधि का प्रयोग लाई जा रही है कि नहीं। मीन्स लास्ट में वो सुनिश्चित करेगा कि जो भी अपशिष्ट है, यानी कि जो भी बचा कुचा सामान है उसको किस तरह से बाहर डालना है, कैसे उसकी सप्लाई करनी है, इस चीज़ का भी उसे प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बचा हुआ कचरा उठाया और बाहर डाल दिया, क्योंकि इसके लिए उनके ऊपर एक एडवाइजरी होती है जो कि ये निरीक्षण करती है कि ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, अदरवाइज उनका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। तो सारी प्रक्रियाएं यथासंभव और पर्यावरण हितैषी हो, एनवायरनमेंट भी पॉल्यूटेड ना हो, ये सारी देखते हुए ही उसकी जो है उसे काम करना चाहिए। तो ये सारी उसकी निपुणताएं थी।
ओके स्टूडेंट, तो ये सारी उसकी ड्यूटीज़ या निपुणताएं समझ ली ये थी। तो आज की हमारी जो वीडियो है यहीं पर ये आपकी कंप्लीट होती है। आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।